सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और मैंने इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइएगा, क्लास 12th क्लास 11th इंडियन इकोनॉमी अपडेटेड, तो उसमें क्या कहते हैं आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे मैसेज करिए। वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8881988317। ठीक है, 8881988317 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब देखिए, समझते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक मतलब होता है जब हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन स्टडीज, पॉपुलेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम डेमोग्राफिक बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटिश टाइम पीरियड हमारा जो डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, मतलब पॉपुलेशन कैसी थी, वो एक स्टैग्नेंट थी और बैकवर्ड थी। कैसे? देखिए, सबसे पहली बात, ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम पीरियड हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ही ज्यादा हाई थे। अगर आपको बर्थ रेट निकालना है तो बर्थ रेट का फॉर्मूला होता है टोटल बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। ठीक है, ये आप कर दीजिए, आपका बर्थ रेट निकल आ जाएगा। बर्थ रेट किस में एस्टिमेट करा जाता है? 1000 में एस्टिमेट करा जाता है। और डेथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है? डेथ रेट का फॉर्मूला होता है टोटल डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। ठीक है, तो डेथ रेट और बर्थ रेट 1000 में देखे जाते हैं। और उस टाइम जो 48 एंड 40 पर 1000 हमारी डेथ हो रही थी, और डेथ और बर्थ हो रहा था, हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ उस टाइम गरीबी थी। ये फिगर उतने आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फिगर है इंडियन इकोनॉमी में, सारे फिगर्स आपको कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है। कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मतलब होता है कि जो 1 ईयर से कम बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं, और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट निकाला जाता है 1000 बच्चों को लेके। 1000 बच्चे, ऐसे बच्चे जो 1 साल से कम है, 1000 जो चिल्ड्रन है वो 1 साल से कम है, उनको लिया जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट निकालने के लिए। तो उस समय 218 बच्चे ऐसे थे, मतलब 1000 बच्चों में जो 1 साल से कम है, उनमें से 218 बच्चे ऐसे थे जो क्या हो रहे थे? 1 साल के अंदर मतलब डेथ होती जा रही थी जिनकी। ठीक है, और आज के टाइम ऐसे बच्चे 32 हैं, मतलब कि जो 1 साल के होते हैं और 1 साल के होते ही या उसके अंदर ही 32 बच्चे 1000 बच्चों में मर जाते हैं। मतलब 1000 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 1 साल के अंदर ही 32 बच्चे मर जाते हैं। जो 1 साल से भी कम है वो 32 बच्चे मर जाते हैं आज के टाइम। और उस टाइम क्या होता? तो 218 बच्चे मर जाते थे। 1000 जैसे बच्चे पैदा हुए 1 साल से, 1 साल के होने ही वाले थे वो बच्चे, उसमें से 218 बच्चे की डेथ हो जाती थी उस टाइम। तो ये क्या है? ये हमारा पुअर हेल्थ केयर है। पुअर हेल्थ केयर का साइन दिखा रहा है। हमारी बहुत ज्यादा गरीबी थी उस टाइम, ये सब दिखा रहा है। उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? नॉर्मल एक आदमी, एवरेज बंदा कितने आदमी दिन जीता था? नॉर्मली 32 ईयर्स जीता था उस टाइम आदमी, और आज के टाइम 69.4 एस्टिमेटेड बोल सकते हैं 70 ईयर्स आज के टाइम आदमी लिव करता है। और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम क्या था? बहुत ही ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, मतलब नॉर्मल आदमी 32 ईयर्स लिव करता था। तो इसके ये क्या दिखा रहा है? ये हमारा दिखा रहा है लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हेल्थ केयर फैसिलिटीज उस टाइम बहुत ही कम थी, अवेयरनेस लोगों के अंदर जागरूक नहीं थे बहुत ज्यादा, और लैक ऑफ मींस टू अवेल देम। और लैक ऑफ मींस टू अवेल देम, लोगों के पास पैसा भी बहुत कम था। जो भी चीजें रिसोर्सेस होते थे तो उनको परचेज करने के लिए लोगों के पास पैसा भी बहुत कम था, इसलिए उस टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी? बहुत ही ज्यादा कम थी। ठीक है, हाई मॉर्टेलिटी रेट। जो हाई मॉर्टेलिटी रेट है ये क्या दिखाता है? हाई मॉर्टेलिटी रेट और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिखाता है कि हमारी कितनी बैकवर्ड थी इकोनॉमी और हम लोग कितने गरीब थे। मतलब कि 1 साल के अंदर कितने बच्चे मरते जा रहे हैं, और वो बहुत ही ज्यादा हाई था। और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, मतलब 32 ईयर्स आदमी उस समय लिव कर पाता था। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि उस टाइम कितनी गरीबी थी। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल फ्रीक्वेंट फेमाइंस, उस समय फेमाइंस वगैरह आते रहते, एपिडेमिक्स वगैरह कोई ना कोई, जैसे क्या कहते हैं, बीमारी चला ही करती थी, और जिसकी वजह से क्या होता था? जिसकी वजह से हाई मॉर्टेलिटी रेट रहता था, जिसकी वजह से 1 साल के अंदर काफी बच्चे मर जाते थे। वाइल फेमाइंस अकर लार्जली ड्यू टू ड्रॉट्स। फेमाइंस क्यों होता था? क्योंकि ड्रॉट, सूखा बहुत पड़ जाता था। एपिडेमिक्स क्यों होते थे? एपिडेमिक्स ये जो क्या कहते हैं कि लोगों को बीमारियां हो जाती है, चिकनगुनिया जैसे ये सब बीमारियां क्यों हो जाती थी? क्योंकि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस बहुत ही लिमिटेड थी। ब्रिटिश टाइम पीरियड में पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी। उन्होंने
लोगों की हेल्थ को मतलब इंक्रीज करने के लिए हेल्थ केयर सर्विस उन्होंने इंक्रीज नहीं करी, उन्होंने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे और कम्युनिकेशन सर्विसेज को ही बस इंक्रीज करा था, हेल्थ केयर में लोगों को कोई ध्यान नहीं दिया था। इस वजह से क्या हो रहा था, इस वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी और फेमाइंस वगैरह, एपिडेमिक्स वगैरह कुछ ना कुछ लोगों को बीमारी हो जाती थी और वो जल्दी मर जाते थे। लिटरेसी रेट उस टाइम 16% लोग सिर्फ पढ़े लिखे थे, 16%, 100 में से सिर्फ 16 आदमी पढ़ा लिखा था। लिटरेसी रेट क्या था, लिटरेसी रेट, लिटरेट आज के टाइम या उस टाइम लिटरेट किसको बोल सकते हैं, जो पढ़ सकता है और लिख सकता है, उसको हम लिटरेट बोलते हैं। तो उसमें से 100 में अगर 100 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ 16 लोग क्या थे, 16 लोग हमारे पढ़े लिखे थे। ये क्या दिखा रहा है, ये सोशल बैकवर्डनेस दिखा रहा है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस दिखा रहा है। और उस टाइम हमारी सिर्फ 100 में से 7 फीमेल हमारी क्या थी, पढ़ी लिखी थी। फीमेल लिटरेसी रेट और भी ज्यादा कम था। ये हमारा दिखाता है कि हमारी उस समय सोसाइटी कितनी जेंडर बायस्ड थी, मतलब मेल को लेके ज्यादा डोमिनेटेड थी, फीमेल को लेके कम डोमिनेटेड थी। ठीक है ना, ये चारों हमारे पॉइंट हो गए। अब हम आते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हम लोग समझेंगे कि कैसे हमारी जो पॉपुलेशन है वो चेंजमेंट हुआ, कैसे उस पॉपुलेशन में हमारा चेंजमेंट हुआ वो हम समझेंगे। सबसे पहले ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट, इन द हिस्ट्री ऑफ एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921, जो 1921 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1921 को क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इन 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए बोलते हैं कि 1921 के पहले, मतलब 1921 के पहले हमारी जो पॉपुलेशन थी वो भी कभी भी कंसिस्टेंट नहीं थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी उसमें, मतलब कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही, कभी बढ़ रही कभी कम हो रही है। बट 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ी है, कम नहीं हुई है, कभी भी कम नहीं हुई है। मतलब 1921 के पहले, प्रायर टू 1921 हमारी पॉपुलेशन कंसिस्टेंसी नहीं थी, हमारी पॉपुलेशन में कंसिस्टेंसी नहीं थी और वो इंक्रीज होती थी, कभी डिक्रीज होती थी, कभी कांस्टेंट रहती थी। बट आफ्टर 1921 हमारी पॉपुलेशन कभी भी डिक्रीज नहीं हुई है, कंसिस्टेंसी वो राइज हुई है। ठीक है ना, तो वही बात यहां लिखी है 1921 को, इसलिए हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। ठीक है, दस द सेंसस, सेंसस मतलब होता है जनगणना 1900, और सेंसस जो होता है वो हर 10 साल में होता है। लास्ट हमारी जो सेंसस हुई थी वो 2011 में हुई थी, अब होनी है 2021 में। ठीक है ना, हर 10 साल में होती है। और जो 2011 की जनगणना थी उसका स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का स्लोगन था सेंसस, CENSUS, सेंसस। अब देखिए जो does the census 1901, जो सेंसस हुआ था 1901 में, shows a decline of 0.04 करोड़ इन टोटल पॉपुलेशन। उस टाइम हमारी पॉपुलेशन कम हुई थी, मतलब कि 1891 में हमारी पॉपुलेशन थी 23 करोड़ और 23 करोड़ 87, और हमारी जो 1901 में कितनी हो गई थी 23.83, मतलब कि 1901 में हमारी पॉपुलेशन 0.04 करोड़ कम हुई थी। और 1911 में हमारी पॉपुलेशन 1.38 करोड़ बढ़ गई थी। फिर उसके बाद 1921 में फिर से जनगणना हुई जिसमें क्या कहते हैं हमारी पॉपुलेशन फिर से गिर गई। बट 1921 के बाद जो जनगणना हुई, फ्रॉम द ईयर 1921 द टोटल पॉपुलेशन इंडिया नेवर डिक्लाइन, कभी भी हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हुई, वो हमेशा कंसिस्टेंसी राइज हुई, उसमें कंसिस्टेंट राइज हुई। और 1931 में हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी थी, द सेंसस 1931 में हमें देखा गया कि हमारी पॉपुलेशन 2.76 करोड़ बढ़ गई। 1941 में देखा गया कि हमारी पॉपुलेशन 3.96 करोड़ बढ़ गई। ये 10-10 साल का बता रहा है। देखिए 1921 में, फिर 1931 में कितनी बढ़ गई थी 2.76, 1941 में 3.96 और 1951 में 4.24 करोड़ और सो ऑन। हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, उसके बाद से कम नहीं हुई है। कब से, 1921 को। इसलिए 1921 को क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, अब देखिए तो 19 मैंने क्या बताया 1921 हमारा क्या था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो आ कंसिस्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही पॉपुलेशन क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से एक्सेसिव बर्डन आ गया, मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। अब एक बात बताइए आप, अगर आपके कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती जाएगी तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स के थ्रू पैसा आएगा वो क्या करेगी, वो लोगों के क्या मेंटेनेंस में लगाएगी, वो लोगों की हेल्थ केयर फैसिलिटी
फैसिलिटीज में ही लगाती रहेगी। जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा वो लोगों को मेंटेन करने में, कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे, वो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर पाएगी। जैसे कि कोई आपका रोड वगैरह नहीं बनवा पाएगी, कोई आपका हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं बनवा पाएगी, वो बस लोगों को पैसा देगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए पैसा खर्च करेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी योजनाएं चलाएगी, ठीक है ना। तो मतलब एक्स्ट्रा पैसा नहीं गवर्नमेंट के पास बचेगा, और एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचेगा तो गवर्नमेंट के पास एक बर्डन क्रिएट हो जाएगा। और इट इज एन एक्सपेंडिचर विच अ कंट्री हैज टू इनकर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसा किस में खर्च करेगी? अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो लोगों के मेंटेनेंस में खर्चा करेगी, लोगों को मेंटेनेंस ग्रो, मतलब कि लोगों को कैसे क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट दे, और कैसे क्या कहते हैं कि लोगों कोई भी अनएम्प्लॉयड ना रहे, कोई भी भूखा ना मरे, तो उसको मतलब वैसी गरीबी योजनाओं में लगी रहेगी। ग्रोथ ओरिएंटेड हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि जब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आता है वो लोगों की भलाई में, जैसे कि किसी को वो दे दिया, बेरोजगारी भत्ता दे दिया, किसी को क्या कहते हैं कि कुछ और काम पे दे दिया, किसी को खाना फ्री दे दिया, राशन के थ्रू फ्री दे दिया। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी, तो ज्यादा से ज्यादा जब पॉपुलेशन रहेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगा, क्योंकि सीट्स क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, और पॉपुलेशन अनलिमिटेड हो जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन बचेगी उसको हम ऐसा तो कह नहीं देंगे जाओ मरो जाके, तो उसको हम कुछ ना कुछ तो उसके लिए करेंगे। तो वो पैसा कहां से आएगा? जो एक्स्ट्रा हम लोग टैक्स देते हैं, तो जब हम लोग टैक्स देंगे तो हमारा पैसा उनके ऊपर खर्च करा जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचेगा कि वो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कर सके, मतलब जिससे कंट्री का ग्रोथ हो उसमें वो खर्च नहीं कर पाएगी, वो जो गरीब जनता है उसी की भलाई में सिर्फ पैसा लगाती रहेगी, ठीक है ना। अब देखिए ये लिखा है हाई मेंटेनेंस। देखिए अगर हम गरीब जनता में ही ज्यादा पैसा लगाते रहेंगे तो हमारी क्या रहेगी, ग्रोथ ओरिएंटेड जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन रहेगी। भाई एक सिंपल सी बात बताइए, अब आप ज्यादा से ज्यादा पैसा गरीबों को खाना खिलाने में खर्च करेंगे, गरीबों को बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देने में लगाएंगे, तो आपका क्या होगा, आपका जो मेट्रो बननी है, जो क्या कहते हैं आपके स्ट्रीट लाइट रोड्स वगैरह बननी, उसके लिए आप पैसा कहां से लाएंगे? तो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट नहीं होगा अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होता है, लो इन्वेस्टमेंट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से इंडिया हमेशा क्या रह जाता है, बैकवर्ड रह जाता है, पिछड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए और एक और बात देखिए, यहाँ एक पॉइंट लिखा है हाउएवर द अंडरलाइंग फैक्ट। एक और फैक्ट की बात है कि 1951 तक जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ी थी वो अलार्मिंग नहीं थी, मतलब बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक नहीं थी, ठीक है ना, वो माइल्ड से मॉडेस्ट रहती थी, मतलब मीडियम रहती थी। इट वाज ओनली फ्रॉम 1951 के बाद से जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ी वो बहुत भयानक बढ़ी है और एक्सप्लोजन हुआ है, सीरियस चैलेंज उसने हमारे सामने क्रिएट कर दिया। मतलब बोलने का मतलब है जो 1921 के बाद से 1950 तक जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है वो भयानक नहीं थी, ठीक है ना, एक्सप्लोसिव नहीं थी। बट जो 1951 के बाद जैसे ही हमें आजादी मिली तो उसके बाद जो पॉपुलेशन बढ़ी वो बहुत ही भयानक थी, और उसकी वजह से हमारी कंट्री में काफी ज्यादा बैकवर्डनेस देखने को मिली, ठीक है ना। तो ये चीज है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के पहले ऑक्यूपेशनल लोगों का काम, लोग कहाँ किस सेक्टर्स में ज्यादा काम करते थे इंडिपेंडेंस के पहले, मतलब 1947 के पहले लोग किस सेक्टर्स में ज्यादा काम करते थे, ठीक है। अब देखिए ये जो डाटा है वो है 1951 का डेटा है। इसमें देखिए बोल रहा है कि जो हमारा ये सबसे पहली बात किसने रिलीज करा है, सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा है ये 2011 सेंसस का, ठीक है। अब देखिए इसमें देखने को ये क्या मिल रहा है, ये पाई चार्ट बना है। पहली बात तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में, मतलब कि एग्रीकल्चर लेबर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग वगैरह, माइनिंग में 72% लोग इंगेज थे, मतलब हमारे में 100 में से 72 आदमी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज था 1951 में। सेकेंडरी सेक्टर मतलब कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन में 10% लोग इंगेज थे, और टर्सरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सब में 17% लोग एंगेज थे। मतलब बोलने का मतलब है कि इंडिपेंडेंस के टाइम सबसे ज्यादा लोग कहां एंगेज थे, प्राइमरी सेक्टर में, फिर उसके बाद एंगेज थे किसमें, फिर उसके बाद एंगेज थे हमारे टर्सरी सेक्टर में, और फिर उसके बाद एंगेज थे किसमें, फिर उसके बाद एंगेज थे सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। तो प्राइमरी में सबसे ज्यादा थे, टर्सरी में सबसे, फिर उससे कम थे, और सेकेंडरी में सबसे कम थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पैटर्न आपको याद रखना है। ये कब का है, इंडिपेंडेंस के टाइम का, 1947 बोल दीजिए या 1951 बोल दीजिए, बात वही है, ठीक है। अब देखिए, हाँ चलिए अब देखिए
एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। देखिए हम लोगों को जब आज़ादी मिली थी, जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले हमारी जो 72.57% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, वर्किंग पॉपुलेशन मतलब जो काम करती है पॉपुलेशन, वो एंगेज थी एग्रीकल्चर में। जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इज मच लेस इन एडवांस कंट्रीज। होता क्या है, देखिए हमारे यहाँ हमने तो बता दिया 1947 में हमारे यहाँ 72% लोग एग्रीकल्चर में एंगेज थे, बट एडवांस कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। एडवांस कंट्रीज में सिर्फ क्या कहते हैं कि जैसे इंग्लैंड का मान लीजिए, इंग्लैंड एंड अमेरिका में सिर्फ उनकी पॉपुलेशन के 2% लोग एग्रीकल्चर में एंगेज है। जापान में 12% लोग एंगेज हैं, जर्मनी में 4% लोग एंगेज हैं, ये सब लोग एग्रीकल्चर में एंगेज है। और हमारे यहाँ क्या 72.7% एग्रीकल्चर में एंगेज थे। आज के टाइम भी 50% से लोग एग्रीकल्चर में एंगेज हैं। और ऐसा नहीं है कि जर्मनी वगैरह में इतने कम परसेंट लोग एंगेज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में तो उनकी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती। वो लोग अपनी कंट्री के लिए तो प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ सरप्लस भी प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इतने लोग एग्रीकल्चर एंगेज हैं, हमारी नीड्स तो फुलफिल हो ही नहीं पाती और एक्स्ट्रा हम लोग एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते। करते हैं बट उतने पॉइंट में नहीं करते। अब एक बात बताइए, हमारे यहाँ अगर क्या कहते हैं इतने ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में एंगेज हैं, बट आज भी कई लोग भूखे सोते हैं कि नहीं सोते हैं? तो इस एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज होने का क्या मतलब कि आज भी कई लोग 2 टाइम का खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक है। और जबकि है 72.7% लोग एंगेज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है ना। तो ये बात है, ठीक है ना। तो ये क्या बैकवर्डनेस है। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज रहेंगे तो वो क्या दिखाता है, वो बैकवर्डनेस दिखाता है हमारी इकोनॉमी की, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या एक ब्लू बॉक्स है, ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एज सजेस्टेड बाय ऑक्यूपेशनल। देखिए इंडिपेंडेंस के पहले हम लोग, इंडिपेंडेंस के पहले बोल दीजिए या आज के टाइम भी बोल दीजिए, हम लोग सबसे ज्यादा किसमें एंगेज हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर वाज टेकन लार्जली मींस ऑफ सब्सिस्टेंस लेस देन ऑक्यूपेशन फॉर प्रॉफिट। एक बात ये, इस लाइन का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर को आज के टाइम भी इंडिया में, आज के टाइम तो थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट काफी सारी योजनाएं निकालती है, जैसे किसान क्रेडिट योजना, ये सब की क्रेडिट में लोन वगैरह मिल जाए। बट बोलने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चर को इंडिया में एक सबसिस्टेंस नाम देखा जाता है, सबसिस्टेंस देखा जाता है। सबसिस्टेंस मतलब एग्रीकल्चर को फार्मर ऐसा देखता है कि हाँ बस इससे मेरा पेट भर जाए, 2 टाइम का खाना मिल जाए हमें बस। एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस नहीं देखता है। एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस मतलब कि एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने की नहीं सोचता है कि वो मार्केट में जाके बेचे जाके। हाँ कुछ लोग करते हैं बट ओवरऑल ज्यादा लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में ज्यादातर फार्मर्स क्या है, स्मॉल और मीडियम फार्मर्स है, रिच फार्मर्स बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो आज के टाइम भी एग्रीकल्चर को एज अ सब्सिस्टेंस देखा जाता है। सब्सिस्टेंस में मैं जो बोल रहा हूं, तो एग्रीकल्चर को एज अ सब्सिस्टेंस देखा जाता है कि उससे बस मिनिमम नीड्स हमारी फुलफिल हो जाए, बस काम खत्म, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितने लोग एंगेज्ड है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10% लोग एंगेज्ड हैं, ठीक है। और वही देखिए यहाँ देखिए ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बेयरली 9% लोग उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंगेज थे, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज थे। और यही अगर हम देखें यूएसए में तो 32% लोग एंगेज हैं, और इंग्लैंड में 42% लोग एंगेज हैं, और जापान में 39% लोग एंगेज हैं। मतलब जहां होना चाहिए इंडस्ट्रियल, जहां गुड्स बनते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वहां हमारे यहाँ कम एंगेजमेंट, वहां सिर्फ 9 या 10% लोग एंगेज हैं। और वही एडवांस कंट्रीज का देखें तो वहां 32, 30, 45 ऐसे लोग एंगेज हैं, ठीक है। अनबैलेंस ग्रोथ, द टेबल सोर्स, जो अभी हम लोगों ने ऊपर टेबल देखी, तो ग्रोथ को हम बैलेंस कब बोलते हैं, ग्रोथ को हम जब बैलेंस बोलते हैं, ग्रोथ इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड, जब सारे सेक्टर्स हमारे डेवलप्ड हों। और इंडिया में क्या है, इंडिया में जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर वो अभी इन्फेंट स्टेज में, मतलब अभी अपनी शुरुआती स्टेज में, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है, इंडिया की जो ग्रोथ है वो लूप साइडेड, लूप साइडेड मतलब खोखली है और बैकवर्ड है, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए तो गाइस इतना ही रखते हैं आज इस लेक्चर में, और इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।